नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि मेरा जोश थोड़ा ठंडा हो गया था, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था आप लोगों के कमेंट्स का। अभी उस दिन एक विद्यार्थी ने बड़ा ही खूबसूरत शानदार कमेंट लिखा और फिर से मेरा मन किया कि मैं वीडियो बनाने शुरू करूं। आज के इस वीडियो का श्रेय जाता है पार्थ की मम्मी को, जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा आपके वीडियो देखकर ही पढ़ता है, प्लीज़ जल्दी से वीडियो बनाइए। तो थैंक यू वेरी मच पार्थ की मम्मी जी, आपने मुझे प्रेरणा दी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ गिल्लू, जो कि लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा हिंदी की ऐसी साहित्यकार हैं जिन्होंने पशु प्रेम के कारण पशुओं पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी है, जिसमें से नीलकंठ, ओरा, गिल्लू और सोना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जिसे उन्होंने किस तरह पाया, कैसे उसे पाला, उसी की जीवन यात्रा की एक ये संस्मरण है, कहानी है। तो पढ़ते हैं गिल्लू। मैं आपसे एक बात बताना चाह रही थी। अक्सर विद्यार्थी वीडियो का साइज देखकर वीडियो देखना पसंद करते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, किंतु इस वीडियो से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाओगे अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। सोनजूही में लगी एक पीली कली को देखकर मुझे अनायास ही उस छोटे से जीव की याद आई जो इस लता की सघन हरितिमा में, हरियाली में छिप कर बैठता था और मेरे निकट जाते ही मुझ पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे इस कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि आज एक पीली सी कली को देखकर लेखिका को एक छोटे से किसी जीव की याद आ गई है जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो इसी लता की मिट्टी में गाड़ दिया गया है। इसीलिए लेखिका कहती है कि हो सकता है अब तक तो वो मिट्टी होकर इसकी जड़ों में मिल गया हो, और क्या पता आज वो फिर से मुझे चौंकाने इस पीली कली के रूप में आया हो, उसका पुनर्जन्म हुआ हो। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने फिर से आया हो। लेखिका कहती है, अचानक एक दिन सवेरे मैंने अपने कमरे के बरामदे में आकर देखा, दो कौवे एक गमले के चारों तरफ चोंचों से छुआ छुआल जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। छुआ छुआल, पकड़म पकड़ाई वाला कोई खेल खेल रहे हैं। दो कौवे ऐसे कभी नीचे आते हैं, कभी एक दूसरे को पकड़ते, कभी वहां से उड़ जाते हैं। ये सब देखकर लेखिका ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। असल में ये कहानी चल रही है फ्लैशबैक में। लेखिका को वो पीली कली देखकर कुछ बात याद आई। अब ये पुरानी बात को याद कर रही है लेखिका कि गमले के आसपास कौवे थे दो, जो कि पता नहीं किसके साथ छुआ छुआल का खेल खेल रहे हैं। लेखिका कहती है, काक भुषुंडी भी बड़े विचित्र प्राणी हैं, एक साथ समादृत और एक साथ अनादृत। मतलब एक तरफ तो इन्हें सम्मान दिया जाता है, दूसरी तरफ इनका अपमान किया जाता है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। लेखिका कहती हैं, बेचारे हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न ही हंस के रूप में। पितृपक्ष में उन्हें कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना पड़ता है मतलब साक्षात स्वर्ग से वो कौवा बनकर हमारे यहाँ प्रकट होते हैं। माना जाता है पूर्वजों को अगर पितृपक्ष में कुछ खिलाना है तो कौवे को खाना दे देना चाहिए, सीधा हमारे पूर्वजों तक पहुँचता है, ऐसा माना जाता है भारतीय संस्कृति में। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों के आने का संदेश भी हमें इनके कर्कश ध्वनि से ही देना पड़ता है। मतलब दूर से आने वाले जो हमारे प्रियजन हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं, वे लोग जब हमारे घर आते हैं तो कौवे की आवाज़ से हमें पता चलता है कि कोई मेहमान आने वाला है। अक्सर कहा जाता है जब अटरिया पे कौवा काँव काँव करे तो इसका मतलब है कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए इसे सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। दूसरी तरफ हम कौवे के काँव काँव करने पर उसे बड़ी हीन भावना से देखते हैं, और कोई अगर ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो तो उसे हम कहते हैं, ये क्या काएँ काएँ लगा रखी है ना। तो ये हुआ, एक तरफ तो हम उसे सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ हम उसका अपमान करते हैं। ये था हमारा प्रश्न, कौवे के प्रति हमारे मन में आदर और अपमान की भावना किस प्रकार होती है।
अब लेखिका कहती हैं, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले की दीवार के साथ सटे से छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, जिसमें कौवे अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। सुलभ यानी बड़ी आसानी से, बड़ा सॉफ्ट सा बच्चा था गिलहरी का, शायद ऊपर से नीचे घोंसले से गिर गया था और कौवे उसमें अपना भोजन तलाश रहे थे। काक चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए काफ़ी थे, मतलब उसे मौत के घाट उतारने के लिए, उसे घाव पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए उसके 2 कौओं के जो चोंच के 2 निशान है वो काफ़ी थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा हुआ था। बेचारा छोटा सा गिलहरी का बच्चा गमले के साथ चिपक के बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था वहाँ पर, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था, हिलडुल भी नहीं पा रहा था वो। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे यहीं रहने दिया जाए। लेखिका कहती है, मेरे घर में सबने मुझे समझाया कि इसे उठाने का अब कोई फायदा नहीं है, ये बचेगा नहीं, क्योंकि इसे कौवे की चोंच के निशान लग चुके हैं। परंतु मन नहीं माना, हौले से उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त को पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। इस पर प्रश्न आता है, लेखिका ने उस छोटे से गिल्लू के बच्चे या गिलहरी के बच्चे के साथ उसका प्रथम उपचार, फर्स्ट एड उसको किस तरह से दिया। तो उठाकर हौले से वो अपने कमरे में ले आई, उसका रक्त पोंछा, उसके बाद उसके घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली सी बत्ती भिगो के रुई ऐसे ट्विस्ट की, उसको दूध में ऐसे डुबोया और उसके मुंह में टपकाने की कोशिश की। इस तरह कई घंटे उसकी सेवा करने के बाद उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया जा सका और तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी दोनों उंगलियां अपने नन्हे से पंजे से पकड़कर अपनी नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब ऐसी आंखें मटका कर वो सबको देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो अब उसकी पूंछ फ्लफी हो गई, काफ़ी झब्बेदार हो गई और चमकीली नीली आंखें बहुत सुंदर लगती थी और सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हमने गिलहरी के उस बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया। इस तरह उसका नामकरण हुआ और उसका नाम गिल्लू रख दिया गया। गिल्लू कहकर सब उसे पुकारने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाई, उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने आप को झूले देता और अपनी कांच के मनको जैसी आंखों से इधर उधर खिड़की से न जाने क्या देखता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब वो मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता और इतनी उसको तीव्र इच्छा होती मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की कि उसने एक आइडिया बनाया। लेखिका के पैर से सर से आके ऊपर पर्दे पर और पर्दे से फिर सर से नीचे आकर लेखिका के पास आ जाता था। जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती तब तक वो यही काम करता रहता था। तो लेखिका कहती हैं कि मैं फिर क्या करती कि कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजे बाहर होते और बाकी पूरा शरीर उसका लिफाफे के अंदर होता। ऐसे लिफाफे के अंदर लेखिका उसे बिठा देती। ये रहा गिल्लू हमारा, उसके अंदर डाल देती उसका शरीर। तो इस तरह वो घंटों दीवार के साथ उनकी मेज के पास बैठकर लिफाफे में बंद मुंह बाहर निकाले हुए लेखिका को अपनी चमकीली आंखों से देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता था। काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसे उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतर कुतर के खाता रहता था। लेखिका यहाँ कहती है, फिर उसके जीवन का प्रथम वसंत आया। अब वसंत आने का मतलब है कि वो युवावस्था में आ गया गिल्लू। तो वसंत जिस तरह से स्प्रिंग सीजन में सब तरफ फूल फूल खिल उठते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में वसंत तब आता है जब उसके जीवन में प्रेम आता है। उसी तरह पक्षियों और पशुओं के जीवन में भी ये अवसर आता है। तो वसंत जब आया तो नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में
हौले हौले बहने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा मानो इसे अब मुक्त करने की आवश्यकता है। तो लेखिका ने देखा कि गिल्लू का पूरा ध्यान बाहर की गिलहरियों की तरफ है और गिलहरियां चिक 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 कर करके उससे पता नहीं क्या मीठी मीठी बातें करती थी। तो इस तरह गिल्लू का बाहर जाने का मन देखकर लेखिका ने क्या किया, खिड़की की जो जाली थी उसकी कोने से जाली की 2 कीलें उखाड़ी और उस कोने को खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाकर सचमुच मुक्ति की सांस ली। लेखिका कहती है अब उसे वहां से बाहर जाने का रास्ता मिल गया मेरे कमरे से। अब लेखिका ने उसे कमरे में क्यों रखा हुआ था? क्योंकि इतने छोटे जीव को घर में पले हुए कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा हमेशा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से सीधा मेरे पैरों के पास, फिर पैर से सिर तक, सिर से पैर तक। फिर उसका यह रोज का क्रम हो गया कि लेखिका बाहर जाती तो गिल्लू बाहर चला जाता, लेखिका अंदर आती तो वो भी खिड़की की जाली के रास्ते सीधा अंदर आ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता और सारा दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना फिरता और इधर उधर उछल कूद करके खूब मजे करता और खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब उत्पन्न हुई। कभी फूलदान में छिप जाता तो कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी कभी सोन जूही की पत्तियों में। आज जिस लता के सामने लेखिका खड़े होकर गिल्लू को याद कर रही है, वो उसकी फेवरेट, उसकी पसंदीदा जगह थी जहाँ गिल्लू अक्सर छिप जाया करता था। सोन जूही की लता मतलब सोन जूही की वेल। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में बैठकर खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है आज तक किसी भी पशु पक्षी ने मेरे साथ मेरी थाली में बैठकर नहीं खाया, लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केस। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करता हुआ सीधा मेज पर पहुंच जाता था और मेरी थाली में ही बैठ जाने की इच्छा रहती थी उसकी। वो थाली में घुस के बैठ जाता था। लेकिन लेखिका कहती है मैंने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और थाली के पास बैठकर वो बड़ी सफाई से चावल का एक एक दाना उठाकर खाता रहता था। और काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। काजू न मिलने पर वह या तो सब कुछ खाना बंद कर देता था या क्या करता था, झूले से नीचे फेंक देता था कि अब तो मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे काजू ही चाहिए। लेखिका कहती है उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका को मोटर दुर्घटना मतलब कार एक्सीडेंट के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ कर आता और फिर किसी और को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता उदास होकर। जब उसे काजू दे आते सब लोग, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो देखा उसमें काजू भरे मिले। इससे हमें क्या पता चलता है कि मनुष्यों में ही नहीं जानवरों में भी भावनाएं होती है, प्रेम की भावना। तो लेखिका जब अस्पताल में थी, उसे नहीं दिखाई देती थी, तो गिल्लू उसका जो फेवरेट फूड था काजू, वो भी उसे देते थे खाने के लिए, लेकिन नहीं खाता था क्योंकि उसे लेखिका की याद आती थी। तो भरे हुए काजू मिले उसके झूले में, जिससे ज्ञात होता था कि वह अपना प्रिय खाद्य भी उन दिनों में कितना कम खाता रहा होगा। मेरी अस्वस्थता के दिनों में वह मेरे सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि वो जब वहाँ से हट जाता तो मुझे लगता जैसे मेरी कोई दासी, मेरी सेविका, मेरी परिचारिका वहाँ से हट गई हो और मुझे उसका सानिध्य साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। लेखिका कहती है कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता था न ही झूले में। उसने मेरे निकट रहने या गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। क्या करता था वो? सुराही पर लेट जाता था। ठंडी एक पानी की रखने का लंबा सा जार होता है जिसे सुराही कहते हैं, उसके पास आकर लेट जाता जिससे उसे ठंडक
जिससे उसे ठंडक भी मिलती रहती और लेखिका के साथ रहने का आभास भी उसे सुख देता था। अब लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष होती है, अतः गिल्लू के जीवन का अंत आ ही गया। एक दिन उसने सारा दिन कुछ न खाया न बाहर गया। रात के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे, उसके पंजे कैसे हो रहे थे? ठंडे। उसने वही लेखिका की उंगली पकड़ी और चिपक गया जैसे उसने बचपन में मरने वाली हालत में, मरणासन्न मतलब मरने वाली हालत में लेखिका के 2 उंगलियां जैसे उन पंजों से पकड़ी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उष्णता अर्थात गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका कहती है कि जैसे ही प्रभात मतलब सुबह का सूरज निकला, वो इस जीवन से हमेशा के लिए सो गया, किसी और जीवन में जागने के लिए। इस पंक्ति पर प्रश्न आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। इससे पता चलता है लेखिका का पुनर्जन्म में विश्वास है और लेखिका ने उसके सोने की जो बात की है, इसका मतलब है वो हमेशा के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला लेखिका कहती है अब उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत भी आता रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए भी कि उस लघु गाद का किसी वासंती दिन अर्थात वसंत के समय में जूही के पिताब कली के रूप में पुनर्जन्म का विश्वास मुझे संतोष देता था। तो इस पर प्रश्न आता है कि लेखिका ने गिल्लू को समाधि कहाँ दी और क्यों? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू को समाधि सोनजूही की लता के नीचे मिट्टी में गाड़ दिया जब गिल्लू की मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि लेखिका को ये पता था कि सोनजूही की लता उसे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो जगह उसकी फेवरेट थी। दूसरी बात, लेखिका को लगता था कि इसका शरीर मिट्टी होकर सोनजूही की जड़ों में मिल जाएगा और सोनजूही पर जब पहली कली लगेगी तो वो गिल्लू ही होगा, पुनर्जन्म होगा गिल्लू का और वो जो प्रेम है दोबारा गिल्लू का मिलेगा लेखिका को। तो लेखिका यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं, ये हमें पता चलता है। और ये रहे हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर, साथ ही साथ हमने पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर आप लिखेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो इसी तरह आपके लिए बनाती रहूँगी। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके बीच में से आने वाले कोई भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। सब पर हमने चर्चा अच्छी तरह कर ली है। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।